हेलो प्यारे साथियों, तो आप लोग कैसे हैं। मैं मिट्टू आप लोग का स्वागत करता हूं। तो अपना लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे। हिस्ट्री का क्लास कर रहे थे, उसमें सबसे पहला चैप्टर पढ़ रहे थे क्लास 10 का यूरोप में राष्ट्रवाद। क्या पढ़ रहे थे? यूरोप में राष्ट्रवाद, जिसमें कि काफ़ी हदों तक पढ़ चुके थे। क्या सब पढ़ चुके थे? पहले जाने राष्ट्रवाद क्या होता है, राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ यूरोप में, फिर फ्रांस की क्रांति देखे, फिर नेपोलियन युग देखे, फिर मेटरनिक युग देखे। तो ये सब देखे। तो पहले एक बार पिछला सब कुछ देख लेते। पहले क्या हुआ था 1789 ईस्वी में। क्या हुआ था 1789 ईस्वी में? फ्रांस की पहली क्रांति। क्या होती है? फ्रांस की पहली क्रांति। फिर जो है कब हुआ था दूसरा क्रांति? 1830 में। तीसरा क्रांति कब हुआ था? 1848 में। ये सब क्या कर चुके थे? देख चुके थे। क्या कर चुके थे? देख चुके थे। ये सब अपना लोग देख चुके थे। पहले क्या जाने राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद क्या होते हैं? देश के प्रति प्रेम की भावना। क्या होते हैं? राष्ट्रवाद देश के प्रति प्रेम की भावना। फिर जाने फ्रांस में यूरोप में जो है राष्ट्रवाद की जो उदय हुआ उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था, कैसे हुआ। तो उसमें जो थे महत्वपूर्ण कारण सबसे क्या था? ये फ्रांस की जो क्रांति हुई थी। क्या हुई थी? फ्रांस की क्रांति। कब? 1789 ईस्वी में। 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति कैसे हुआ था ये पिछले क्लास में जान चुके हैं। फिर भी एक बार उसका रिवीजन कर लेते। क्या होता? 1789 ईस्वी में पहले फ्रांस में किस चीज़ का शासन था? पहले फ्रांस में राजतंत्र का शासन था। किस चीज़ का शासन था? राजतंत्र का। वहाँ का जो शासक था लुई 16वां, वो काफ़ी निरंकुश था। वो जनता की कुछ ना सुनता था। वो अपने मौज मस्ती की ज़िंदगी जीता, जिससे जनता क्या हुए? आक्रोश में आ गए, परेशान हो गए। वो क्या किए? फिर क्या किए? वो क्रांति किए। क्या किया? क्रांति किए, वो जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हुआ था। क्या? फ्रांस की पहली क्रांति किसके समय हुआ था? लुई 16वां के खिलाफ। लुई 16वां के खिलाफ किसका शासन था? राजतंत्र का। तो वहाँ जब जनता ने आक्रोश में आके उसका क्रांति किया लुई 16वां के खिलाफ, तो क्या हुआ? वह एक राष्ट्रवाद की भावना जगी। कहाँ? जब अगल बगल के देश जो थे फ्रांस के, यानी यूरोप में कितने देश थे? क्या बताए थे? 40 थे, लगभग 40 देश थे। जो फ्रांस में जब ये क्रांति हुआ, फ्रांस की पहली क्रांति, इससे क्या हुआ? अगल बगल के देश में राष्ट्रवाद की भावना जगी। वहाँ अगल बगल के देश के लोगों और वहाँ समाज में रहने वाले लोग ने सोचा कि फ्रांस में एक क्रांति हुआ, जो कि अपने राजा जो उनके थे वो मनमर्जी की शासन चला रहे थे, उसे क्या कर दिया? गद्दी से हटा दिया है और अपना जनतंत्र यानी कि जनता का शासन लागू कर दिया है। तो उससे क्या हुआ? अगल बगल के देशों में एक संदेश पहुँचा कि हम भी जो अपने कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसे हासिल नहीं कर पा रहे, मेरे भी जो शासक हैं वो अपना शासन चला रहे हैं। तो उससे क्या हुआ? अगल बगल के क्षेत्रों में राष्ट्रवाद का प्रचार प्रसार हुआ। तो पहली क्रांति 1789 में हुई थी लुई 16वां के खिलाफ। क्या हुआ? फिर लुई 16वां के खिलाफ जब फ्रांस की क्रांति हुई तो लुई 16वां का फिर क्या हुआ? फ्रांस में कोई संविधान नहीं था। राजा जो शासन चलाते थे, राजा को जो नियम था वो कभी भी कोई नियम लगा देते थे। तो वो जो तो कोई नियम नहीं था। तो फिर क्या हुआ? 1791 ईस्वी में फ्रांस में क्या हुआ? संविधान बना। क्या बना? फ्रांस में संविधान बना। जब फ्रांस में संविधान बना तो लुई 16वां का जो कारनामा था उसके कारण 1793 ईस्वी में क्या हो गया? फांसी हो गया। क्या हुआ? फांसी हो गया। फिर तो कोई शासक नहीं बचे फ्रांस में। तो फ्रांस में क्या हुआ? डायरेक्टरी का शासन लागू हुआ। कब? 1794 ईस्वी में। कब? 1794 ईस्वी में। फिर तभी एक महत्वपूर्ण व्यक्ति नेपोलियन का आगमन हुआ। कहाँ पे? फ्रांस में। जब फ्रांस में कौन आए? नेपोलियन। जब नेपोलियन फ्रांस आए तो इसे क्या हुआ? 1799 ईस्वी में ये फ्रांस का काउंसलर बना था। क्या बना था? काउंसलर बना था। फिर 1804 ईस्वी में क्या हुआ था? 1804 ईस्वी में इसे जनता ने पसंद किया और ये क्या बन गया? फ्रांस का शासक। तो ये काफ़ी अच्छी तरह से अच्छा तरह से शासन एक चला रहा था। तो क्या हुआ? और अपना क्षेत्र का विस्तार भी कर रहा था। क्षेत्र का विस्तार भी कर रहा था। फिर क्या हुआ? एक युद्ध इसने हार गया। कब? 1815 में। क्या बताए थे? 1815 में किस चीज़ का युद्ध हुआ था? वाटरलू का। किसके विरुद्ध? ऑस्ट्रिया के चांसलर थे मेटरनिक, उनसे फ्रांस के जो शासक थे नेपोलियन, इसने युद्ध लड़ा। किस चीज़ का? वाटरलू का। कहाँ पे? वाटरलू का युद्ध लड़ा। उसमें क्या हुआ? ये वाटरलू का युद्ध हार गया। क्या गया? वाटरलू का युद्ध हार गया और इसे क्या किया? बंदी बना लिया। क्या किया? नेपोलियन को बंदी बना लिया और
बंदी बना लिया। फिर इसका मृत्यु जो है 1821 ईस्वी में हुआ। कब हो गया? 1821 ईस्वी में। 1821 ईस्वी में जब यहाँ से फ्रांस के शासक जो नेपोलियन बना था वो गद्दी से हट गया, उनका वो वाटरलू का युद्ध हार गया। तो फिर जो ऑस्ट्रिया के चांसलर थे, ये क्या थे? ऑस्ट्रिया के चांसलर जो ये मेटरनिक थे, ये काफ़ी प्रतिक्रियावादी व्यक्ति थे। प्रतिक्रियावादी व्यक्ति मतलब होता है ये किसी तरह का सुधार नहीं चाहते थे, फ्रांस में किसी तरह का भी सुधार नहीं चाहते थे। ये प्रतिक्रियावादी व्यक्ति थे। ये चाहते थे हमेशा राजतंत्र का शासन हो और राजा अगले दर पीढ़ी जो है राजा की बेटा ही राजा शासन करे, जो राजा नियम लगाए वो ही चले। तो फिर क्या आ गया? फिर से क्या आ गया? मेटरनिक युग आ गया। तो फिर से वही जनता को झेलना पड़ रहा था। फिर जब नेपोलियन ये वाटरलू का युद्ध हार गया तो फिर क्या हुआ? यहाँ का जो फ्रांस का शासक था वो लुई 18वां को बनाया गया। किसे बनाया गया? लुई 18वां को। किसे बनाया गया? लुई 18वां को। तो कब हुआ? फिर दूसरा क्रांति जो फ्रांस की है ये कब हुआ? 1830 में। कब हुआ? 1830 में। दूसरा क्रांति जो है ये कब हुआ? 1830 में हुआ। 1830 में ये फ्रांस की क्रांति क्यों हुआ था? ये जो फ्रांस के 1830 में चार्ल्स दसम के खिलाफ हुआ था। 1830 में जो थे फ्रांस में, वहाँ का शासक कौन था? चार्ल्स दसम था। कौन था? चार्ल्स दसम था। ये जो थे चार्ल्स दसम, एक प्रतिक्रियावादी व्यक्ति, अपना पोलिग्नेक को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था। क्या कर दिया था? प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था। वो भी जो थे वो भी किसी तरह का सुधारात्मक कार्य नहीं कर रहे थे, जिससे कि फिर जनता आक्रोश में आए और 1830 ईस्वी में फ्रांस का दूसरा क्रांति हुआ। क्या हुआ? दूसरा क्रांति। फिर जानते 1848 में जब 1830 में किसके खिलाफ? चार्ल्स दसम के खिलाफ क्रांति हुआ था। तो फिर ये भी क्रांति सफल रहे थे। तो इसका जो यहाँ के शासन था चार्ल्स दसम, उससे छीन गया। फिर 1848 में किसके खिलाफ हुआ? इसके बाद जो शासक बने थे वो बने थे लुई फिलिप। कौन बने थे? लुई फिलिप। लुई फिलिप भी जो थे एक प्रतिक्रियावादी व्यक्ति, गीजो को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। प्रतिक्रियावादी व्यक्ति यानी कि वो किसी तरह का सुधार ही नहीं चाहते थे। तो जनता को जो थे फिर से वही कठिनाइयों का कुछ दिन तो शासन चलता था। और ये जो लुई फिलिप थे 1848 में जिसके समय में क्रांति हुआ था, लुई फिलिप, ये जो लुई फिलिप थे, ये जो नीति बनाए थे अपने शासन के लिए वो भी काफ़ी कमज़ोर था। क्या था? कमज़ोर था, जिससे कोई भी शासन में प्रभाव नहीं पड़ा। और इनका जितना भी विदेशी के साथ कोई संबंध या कोई व्यापार स्थापित किया वो काफ़ी सारे असफल रहते। इनके समय में जो थे बेरोजगारी सब भी आ गया था फ्रांस में। क्या आ गया? बेरोजगारी सब। तो इसके खिलाफ भी क्या हुआ था? 1848 में क्रांति हुआ था। तो फ्रांस की तीसरा क्रांति कब हुआ? 1848 में। तो फिर क्या हुआ? जब ये 1789 में फ्रांस की क्रांति हुआ था, इसी के बाद क्या हुआ था? वियना सम्मेलन हुआ था। जब वियना सम्मेलन हुआ था तो उसमें क्या किया था? इटली को काफ़ी भागों में बांट दिया था। कौन? ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक। ये इसलिए बांट दिया था कि जब वो छोटे छोटे क्षेत्रों में बटे रहेंगे, अपने अंदर ही उलझे रहेंगे सभी, तो मेरे विरुद्ध कोई इकट्ठा होकर कोई षड्यंत्र या किसी तरह का प्रश्न ना कर पाएंगे। तो ऑस्ट्रिया के चांसलर ने दिमाग लगाया और क्या किया? इटली को क्या किया? 7 भागों में बांट दिया। क्या क्या था? 7 भागों में बांट दिया था। उसको क्या क्या काफ़ी टुकड़े में विभाजित कर दिया, जिससे वो अपने आंतरिक की लड़ाई लड़ते रहे। क्या रहे? लड़ते रहे। जब छोटे छोटे क्षेत्र होंगे, उसके छोटे छोटे राजा होंगे, तो उसका सबका काफ़ी अपना अपना अलग अलग नियम होगा। सब अपने अपने क्षेत्र में शासन कर रहे थे, तो अपने क्षेत्र को लेके वो सब लड़ते झगड़ते रहेंगे। तो मेरे खिलाफ यानी कि मेटरनिक ने सोचा कि मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र नहीं कर पाएंगे। फिर क्या हुआ? जब 1848 का फ्रांस की क्रांति हुआ, तो इनके बाद जो कुछ लोग थे समाज में, और कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जो इस सब शासन का ये सब क्रांति हुआ, इसके नेता सब थे। और वो जो वहाँ के लोग थे स्थानीय, जो चाहते थे कि यूरोप में क्या हो, यूरोप में सुधार हो, जनतंत्र का शासन हो, अपना शासन हो, और एक महत्वपूर्ण स्थिति यानी कि एक अच्छे से शासन चलाया जाए। तो क्या हुआ? 1848 के बाद इटली का एकीकरण करने की सोचा गया। तो इटली का एकीकरण करना सोचा गया। तो यहाँ के शासक कौन थे? अभी मेटरनिक जो थे,
मेटरनिक जो थे ये तो चाहते ही नहीं थे कि वहाँ का क्या हो, एकीकरण हो, तो वो उनके विरोध में खड़ा होते। तो जाने थे इटली में क्या, इटली का क्या जाने थे, एकीकरण। इटली का एकीकरण चालू हुआ, तो जब शुरू हुआ तो खत्म होगा ही। तो इटली का एकीकरण में कौन सा महत्वपूर्ण व्यक्ति थे उसमें बताया गया। तो उस दिन कौन सब थे, एक मेजनी और एक काउंट कुबर और एक और व्यक्ति थे गेरिबाल्डी, जिनके बारे में अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो अभी दो व्यक्ति महत्वपूर्ण है, उनके बारे में पढ़ लेते। कौन कौन थे, मेजनी और काउंट कुबर। मेजनी और काउंट कुबर कौन सब थे, मेजनी और काउंट कुबर। तो पहले जाने थे वो, जो इसके बारे में जानेंगे कि ये सब जो थे मेजनी और काउंट कुबर, ये ने इटली के एकीकरण में काफ़ी योगदान किया था। क्या दिया था, काफ़ी योगदान दिया था। तो जान लेते पहले मेजनी के बारे में, फिर जान लेंगे काउंट कुबर के बारे में, और अगले क्लास में जानेंगे किसके बारे में, गेरिबाल्डी के बारे में। किसके बारे में, गेरिबाल्डी के बारे में। तो किनके बारे में जानेंगे, पहले मेजनी के बारे में। किनके बारे में, मेजनी के बारे में। मेजनी ये जो थे इटली के एकीकरण में काफ़ी योगदान दिया था अपना। ये जो चाहते थे इटली का एकीकरण हो, क्या हो, एकीकरण हो। तो फिर क्या हुआ, मेजनी क्या थे, साहित्यकार एवं गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सैनिक थे। ये जो मेजनी थे काफ़ी योग्य सैनिक थे, इनके अंदर वो क्षमता था जो कि इटली का एकीकरण कर सकता। ये काफ़ी योग्य था, महत्वपूर्ण व्यक्ति था, और ये चाहते थे कि इटलीकरण का क्या हो, एकीकरण हो। क्या थे, साहित्यकार एवं गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था। ये जो थे गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था। क्या था, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था। फिर क्या हुआ, ये मेजनी का संबंध, ये जो मेजनी साहित्यकार गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था, फिर मेजनी का संबंध कार्बोनरी नामक दल से था। एक दल था कार्बोनरी, किससे संबंध था इसका, एक दल था कार्बोनरी। इनका एक संस्था था जिससे ये जुड़े थे, कार्बोनरी नामक संस्था से। किससे संबंध था, कार्बोनरी नामक संस्था से, जिसका ये जो इटली का एकीकरण करना चाहते थे इसी संस्था से करना चाहते थे। तो मेजनी का संबंध किस संस्था से थे, कार्बोनरी के। आपके एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि मेजनी का जो संबंध था उस किस संस्था से था, किस संस्था से था। मेजनी का संबंध कार्बोनरी नामक दल से था, यानी कि किस दल से था, तो कार्बोनरी नामक दल से था। फिर क्या हुआ, 1830 में मेजनी उत्तरी और मध्य इटली का एकीकरण करना चाहा। ये जो थे मेजनी, ये ना 1830 ईस्वी में, 1830 ईस्वी में क्या चाहा, उत्तरी इटली जो है और मध्य की जो इटली है उसका एकीकरण कर दे। क्या कर दे, एकीकरण कर दे। पर हुआ नहीं। क्या हुआ, मध्य इटली का एकीकरण करना चाहा, लेकिन मेटरनिक ने नागरिक आंदोलन को दबा दिया, जिसके कारण मेजनी को इटली से पलायन करना पड़ा। ये जो यहाँ जो मेटरनिक थे, तो मेटरनिक जो पहले बता चुके, मेटरनिक क्या थे, एक प्रतिक्रियावादी व्यक्ति थे। वो तो चाहते ही नहीं थे कि किसी तरह का सुधार हो। वो तो काफ़ी, वही तो बांटे तो इटली को उतने सारे राज्यों में, तो वो चाहे कभी जो इटली का एकीकरण हो, तो वहाँ जो नागरिक, वहाँ के जो थे कुछ लोग जो स्थानीय थे, वो आंदोलन कर रहे थे कि इटली का एकीकरण हो। पर क्या हुआ, मेटरनिक के द्वारा उस नागरिक आंदोलन को क्या कर दिया गया, दबा दिया गया। क्या कर दिया गया, दबा दिया गया। तो जिसके कारण क्या हुआ, मेजनी को इटली से पलायन करना पड़ा। जब ये क्रांति जो हो रहे थे वहाँ के नागरिक के द्वारा, उस पर एक शासन चला के किसी तरह से उस आंदोलन को क्या कर दिया गया, दबा दिया गया, जिसके कारण मेजनी जो थे, उसका जो नेतृत्व कर रहे थे उनका, उसको क्या करना पड़ा, यहाँ से भागना पड़ा। क्या करना पड़ा, भागना पड़ा, यहाँ से चल गए, वो नहीं कि इटली का एकीकरण। फिर क्या हुआ, मेजनी ने 1831 में यंग नामक संस्था की स्थापना की। 1831 में यंग नामक संस्था की स्थापना की। कब की थी मेजनी ने यंग नामक संस्था की स्थापना, 1831 में। देखा जब वो एक संस्था बनाएंगे, उससे क्या करेंगे, अब इटली का एकीकरण करना चाहेंगे। फिर क्या हुआ, मेजनी ने 1831 में यंग नामक संस्था की स्थापना की। फिर क्या हुआ, मेजनी ने 1834 में यंग यूरोप नामक संस्था की स्थापना की। 1831 में तो यंग नामक संस्था की स्थापना की थी, पर 1834 ईस्वी में यंग यूरोप नामक संस्था की स्थापना किया। किसकी, यंग यूरोप नामक। फिर क्या हुआ, 1834 में मेजनी पुनः इटली आया। वो क्या क्या, पहले 1834 में एक संस्था बनाया अपना, एक यंग, क्या नाम रखा उसका, यंग यूरोप नामक संस्था। क्या नाम था उसका, यंग यूरोप नामक संस्था। और फिर क्या हुआ, 1848 में मेजनी पुनः इटली आया, फिर से चला एक यंग यूरोप नामक संस्था का स्थापना किया और निर्माण किया, और वो फिर से चला क्या, जाते अब इटली का एकीकरण करेंगे। क्या करेंगे, एकीकरण करेंगे, इटली को एकजुट करेंगे। तो 1848 में पुनः इटली आया था। कौन, 1848 में पुनः कौन आया था, इटली, मेजनी आया था। फिर मेजनी इटली का एकीकरण का गणराज्य बनाना चाहता था, लेकिन सार्डिनिया और पिडमाउंट का शासक चार्ल्स एल्बर्ट
अपने नेतृत्व में सभी प्रांतों का विलय करना चाहता था। मेजनी जब इटली आया तो वो एकीकरण करने के लिए चाहता, तो वो चाहते थे कि गणराज्य की स्थापना हो, इटली का एकीकरण हो। पर यहाँ जो सार्डिनिया और पिडमाउंट के शासक थे ये भी चाहते थे कि हमारे अनुसार और हमारे नेतृत्व में इटली का एकीकरण हो, जिससे क्या हो, मेरा वर्चस्व रहे। तो ये क्या हुआ, मेजनी इटली का एकीकरण का गणराज्य बनाना चाहता था, लेकिन सार्डिनिया और पिडमाउंट के शासक, ये सार्डिनिया और पिडमाउंट के शासक कौन थे, जब इटली पुनः 1848 ईस्वी में आए ये मेजनी, तो चार्ल्स एल्बर्ट थे। कौन थे, चार्ल्स एल्बर्ट। कौन थे शासक, चार्ल्स एल्बर्ट। ये अपने नेतृत्व में सभी प्रांतों का विलय करना चाहते थे। और जो थे पोप इटली को धर्मराज यानी कि धर्मों का राज बनाना चाहते थे। इस विचारों के टकराव के कारण इटली का एकीकरण नहीं हो पाया और मेजनी पुनः क्या हुआ, पलायन कर गया। मेजनी सोच लिया कि अब यहाँ का एकीकरण नहीं हो सकता है। यहाँ के जो स्थानीय शासक है सार्डिनिया और पिडमाउंट के, वो चाहते अपने नेतृत्व में हो। ये सबको तो मिलके अपने नेतृत्व में, सब तीनों को मिलके क्या कर देना चाहिए, इटली का एकीकरण कर देना चाहिए। पर ये जो सार्डिनिया और पिडमाउंट के शासक थे ये चाहते थे मेरे नेतृत्व में हो, और यहाँ के जो पोप थे ये तो चाहते थे कि वो धर्मों का राज्य बने। क्या बने, धर्मों का राज्य बने। तो जिस कारण से क्या हुआ, ये तीनों के बीच एक टकराव हुआ, सबका विचार अपना अपना था। तो उसके कारण क्या हुआ, मेजनी फिर यहाँ से क्या गया, पलायन कर गया, यानी कि चला गया। पुनः मेजनी क्या गया, पलायन कर गया। क्या कर गया, पलायन कर गया। तो मेजनी ने इटली का एकीकरण कर पाया था, नहीं कर पाया था। वो काफ़ी कोशिश की इटली का एकीकरण करे, पर कुछ स्थानीय लोग जो थे, वो स्थानीय राजा जो थे, वहाँ के जो धर्मगुरुओं थे, वो चाहते थे मेरे नेतृत्व हो। जहाँ से कि कोई भी लोग चाहते कहीं पे जाके वहाँ का चेंजिंग करे, पर वहाँ के जो स्थानीय लोग होते हैं वो उसमें क्या होते, बिचौलिया बन जाते और चाहते हैं कि वो अपने नेतृत्व में हो और मेरा वर्चस्व बना रहे। तो क्या हुआ, इसके कारण जब पोप यहाँ के जो थे वो धर्मों का राज बनाना चाहते थे, इससे इटली का एकीकरण संपन्न नहीं हो पाया। क्या हुआ, संपन्न नहीं हो पाया। फिर जो थे ये काउंट कवर, ये व्यक्ति भी, ये भी जो थे इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। क्या के, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये काउंट कवर कौन थे, ये सार्डिनिया पिडमाउंट के शासक विक्टर एमुनुअल हो गया, यहाँ पे एमुनुअल काबूर को प्रधानमंत्री बनाया। काबूर ने इसे क्या किया, प्रधानमंत्री बनाया। क्या हुआ, प्रधानमंत्री बनाया। ये काउंट कुबर जो थे, काउंट कुबर, ये सार्डिनिया पिडमाउंट के शासक विक्टर एमुनुअल को काबूर को क्या किया, प्रधानमंत्री नियुक्त किया। काबूर को क्या किया था, अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। ये काबूर जो थे बहुत ही कूटनीतिक, यानी कि बहुत चालबाज थे। कहाँ पे किस तरह से चलना है, कैसे करना है, यानी कि राजनीतिक क्षेत्र में काफ़ी जानकार थे और योग्य थे। और ये राष्ट्रवाद की भावना इसके अंदर थी, ये देश प्रेमी थी। ये चाहते थे इटली का क्या हो, एकीकरण हो। जब सार्डिनिया और पिडमाउंट के शासक ने इसे प्रधानमंत्री बनाया तो इसने चाहा कि इटली का क्या करे, एकीकरण करे। तो सार्डिनिया और पिडमाउंट के शासक ने विक्टर एमुनुअल ने इसे प्रधानमंत्री बनाया। फिर काउंट कुबर एक सफल कूटनीतिज्ञ और राष्ट्रवादी थे। कूटनीति यानी कि राजनीतिक क्षेत्र में काफ़ी कुछ जानकार थे। क्या थे, काफ़ी कुछ जानकार थे। जब राजनीतिक क्षेत्र में थे तो वो काफ़ी कुछ कूटनीतिक थे। कब क्या करना है, कैसे चलना है, किसके साथ कब संधि करना है, किस तरह से, तो उसे क्या बोलते, कूटनीतिक। और राष्ट्रवादी, यानी कि ये जो राष्ट्रवादी भी थे, ये क्या करते थे, ये कोई प्रतिक्रियावादी शासक नहीं थे। ये चाहते थे कि अपने देश के प्रति प्रेम था इनको, ये चाहते थे कि सब मिलजुल के रहे और इटली का एकीकरण हो। तो काउंट कुबर इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधक किसको मानता था, ऑस्ट्रिया को। तो बड़ी बाधक तो ऑस्ट्रिया ही थे, क्योंकि ऑस्ट्रिया के चांसलर जो थे मेटरनिक, वही तो इटली का क्या था, बिखराव किया था, उससे छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा था। तो ये काउंट कुबर का मानना भी था, जो ये ऑस्ट्रिया का ये इटली का जो एकीकरण नहीं हो पा रहा है, इनका सबसे बहुत बड़ा बाधक और सबसे बड़ा कारण जो है ऑस्ट्रिया है। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो ऑस्ट्रिया को हटाना पड़ेगा रास्ते से, तब तो इटली का एकीकरण होगा। तो फिर क्या हुआ, ये जो थे काउंट कुबर इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधक ऑस्ट्रिया को मानता था। किसको मानता था, ऑस्ट्रिया को। फिर एक 1853-54 यानी कि 1853-54 तक एक युद्ध लड़ा गया, क्रीमिया के युद्ध। किन किन के बीच, ये फ्रांस और यानी क्रीमिया के बीच क्या हुआ, युद्ध लड़ा गया। क्रीमिया के युद्ध में ऑस्ट्रिया को हराने के लिए काउंट कुबर ने फ्रांस के
काउंट ने फ्रांस के तरफ से भाग लिया। ये जो थे क्रीमिया का युद्ध जब हो रहा था, ऑस्ट्रिया की ओर से ये कौन लिया, भाग नहीं लिया, कौन, काउंट। ये किसके तरफ से भाग लिया, वो तो चाहते थे इटली का एकीकरण हो, पर ऑस्ट्रिया जो थे उसमें काफ़ी बाधक थे, वो बहुत ही बड़ा बाधक थे। तो जिस कारण से फ्रांस का ये जो क्रीमिया का युद्ध हुआ, तो ऑस्ट्रिया ये जो थे काउंट ये किस तरफ से भाग लिए थे, किस तरफ से भाग लिए थे, ये फ्रांस की तरफ से भाग लिए थे। किससे भाग लिए थे, फ्रांस की तरफ से। फिर क्या हुआ, काउंट फ्रांस के नेपोलियन थर्ड से कूटनीतिक संधि कर, तभी जो शासक थे फ्रांस का वो कौन थे, नेपोलियन थर्ड थे। कौन थे, नेपोलियन थ्री थे। कौन थे, नेपोलियन थ्री थे। उससे कूटनीतिक शासन कर, यानी कूटनीतिक, यानी कि उन्होंने काफ़ी वहाँ पे महत्वपूर्ण चाल चला वहाँ पे, जिससे कि हम उनके भी फ्रांस और ये जो थे कहाँ के थे, सार्डिनिया और पिडमाउंट के जो ये प्रधानमंत्री थे काउंट, उनके बीच क्या हो, संधि हो, क्या हो, संधि हो, वो मिलके युद्ध लड़े इससे तो हरा सके उन्हें। क्या हुआ, कूटनीतिक संधि कर ऑस्ट्रिया को पराजित कर दिया। क्रीमिया के युद्ध में किसका हार हुआ था, क्रीमिया के युद्ध में किसका हार हुआ था, ऑस्ट्रिया को। काउंट जो थी ये फ्रांस के साथ मिला और ऑस्ट्रिया को क्या कर दिया, ऑस्ट्रिया को क्या कर दिया, पराजित कर दिया। क्या कर दिया, पराजित कर दिया। फिर काउंट ऑस्ट्रिया को हराकर लोम्बार्डी और पिडमाउंट पर कब्जा कर लिया। जब ऑस्ट्रिया को हरा दिया क्रीमिया के युद्ध में, तो काउंट ने क्या किया, काउंट ने क्या किया, यहाँ के जो क्षेत्र थे लोम्बार्डी और पिडमाउंट, उन पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। तो क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। फिर फ्रांस की मदद करने के बदले में नीस और सेवाएं नामक रियासत फ्रांस को दे दिया। जो फ्रांस इसे ऑस्ट्रिया से युद्ध लड़ने में मदद किए थे, उनके वजह से जो वो जीते थे, तो उसके बदले में उसे कूटनीतिक संधि किए थे, तो उसके बदले में क्या क्या, उसे नीस और सेवाएं नामक रियासत यानी कि राज्य जो थे वो किसे दे दिया, फ्रांस को दे दिया। क्या किसे दे दिया था, फ्रांस को। तो नीस और सेवाएं किसके पक्ष में चले गए थे, किसका क्षेत्र हो गया था, फ्रांस का। और लोम्बार्डी और पिडमाउंट ये किनके हाथ में थे, काउंट यानी कि सार्डिनिया और पिडमाउंट के हाथ में आ गए थे। फिर 1860 और 61 तक काबूल ने सिर्फ रोम को छोड़कर उत्तरी और मध्य इटली के सभी रियासत को मिला लिया। जब 1860-61 का समय आया, तो उस समय तक काउंट काफ़ी अधिक क्षेत्रों को मिला चुका था। क्या क्या था, काफ़ी क्षेत्रों को मिला चुका था। किस को छोड़ के, रोम और उत्तरी मध्य इटली के सभी रियासत को मिला लिया था। रोम को छोड़कर ये काउंट जो थे, रोम को छोड़कर सिर्फ रोम ही बचा था, जिस पर क्या क्या काउंट का कब्जा नहीं हुआ। और जो थे उत्तरी और मध्य इटली का जो क्षेत्र था इटली का, उसे क्या किया, ये अपने सियासत में मिला लिया था, रियासत को अपने क्षेत्र में मिला लिया था। कौन, काउंट। फिर 1862 तक दक्षिणी इटली, रोम तथा वेनेशिया को छोड़कर बाकी सब रियासत को मिला लिया। उत्तरी और मध्य इटली को तो पहले मिला चुके थे। फिर 1862 तक जो थे दक्षिणी इटली और रोम, ये दो क्षेत्र और बच गए थे, जिसे वेनेशिया को छोड़कर, रोम तथा वेनेशिया को छोड़कर सभी रियासत को मिला लिया। तो काफ़ी हद क्षेत्र तक क्या कर दिया, काउंट मिला लिया था। क्या कर लिया था, मिला लिया था। इसी सिलसिला के बीच में फिर से और एक व्यक्ति का आगमन हुआ, किसका, गैरिबाल्डी का। तो उसके बारे में अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो आज जाने इटली के एकीकरण में जो महत्वपूर्ण 3 व्यक्ति थे जिन्हें अपना काफ़ी योगदान दिया था इटली के एकीकरण में, तो उसमें 2 को पढ़ चुके थे। किस को, मेजनी और काउंट को। तो अगले क्लास में गैरिबाल्डी और जर्मनी का जो एकीकरण हुआ उनके बारे में जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।